लाइफ में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, आप गड़बड़ नहीं होगा। चलिए, तो गर्मी लग रही, ठंडी लग रही है? ठीक है, ये तो मेरा वाला ये ऑफ हो गया, सब ऑफ हो गया। ठीक है, बैठ जाओ। ऑफ तो हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप जान लो कि आपका एग्जाम इस बार कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको जो फैक्ट हैं वो याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन फैक्ट बेस ही आते हैं। जैसे मैंने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान सारी चीजें बताई कि कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे, वो सारी चीजें आपको याद कर लेना है। कांग्रेस के अधिवेशन में कौन कौन से बड़े बड़े मूवमेंट कहाँ कहाँ लॉन्च हुए, जैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो कब हुआ, सविनय अवज्ञा कब हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। जैसे मैं पूछूं आपसे कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? बोलो, हाँ बोलिए, किसने किया था? यस सर, तो ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने। वेरी गुड, ऐसे बोलना है। ठीक है, आज हम आपको कुछ पत्र पत्रिकाओं के बारे में बताएंगे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी पत्र पत्रिकाएं कब कब लॉन्च की गई। ठीक है, कुछ मैंने संस्थाओं के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको बताया था क्या, जैसे मित्र मेला, अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, युगांतर, ये लिखा दिया था। हाँ, तो वो सब रिवाइज कर लेना है। आज आप हेडिंग डालिए कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र, पत्रिका और पुस्तकें। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र, पत्रिकाएं व पुस्तकें। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तरह से आप ऐसे कॉलम बना लीजिए कि एक तरफ आप लिख लीजिए समाचार पत्र, इधर मतलब जो इधर हम नाम लिखूंगा उन पत्रिकाओं के, ठीक है, और इधर आगे लिखूंगा संपादक, मतलब उसको निकालने वाले कौन थे। ठीक है, ऐसे आपको दो कॉलम बना लेना है। तो नंबर 1 लिखिए आप युगांतर। नंबर 1 क्या है? युगांतर। युगांतर को किसने निकाला? वारिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त। किसने निकाला? वारिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नंबर 2 आप लिखोगे युगांतर के बाद संध्या। संध्या किसी का नाम तो नहीं है? संध्या, ठीक है, संध्या। संध्या के आगे आप लिखिए मुखदाचरण ने निकाला। किसने? मुखदाचरण। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप वंदे मातरम। कौन सी? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने निकाला? अरविंदो घोष। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है जमींदार पत्रिका। जमींदार किसने निकाला? जमींदार, इसको निकाला सिराजुद्दीन ने। किसने भाई? सिराजुद्दीन ने। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए भारत माता। ये पत्रिका का नाम है, क्या नाम है? भारत माता। किसने निकाला? अजीत सिंह ने। अजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसको निकाला श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। श्याम जी
कृष्ण वर्मा, ठीक है, इंडियन सोशोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है वंदे मातरम। अभी आपने लिखा था वंदे मातरम, अब आप लिखोगे वंदे मातरम। थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, उसमें वंदे था, इसमें वंदे है, ठीक है। इसको किसने निकाला? मैडम कामा ने। मैडम भीकाजी कामा इनका पूरा नाम था, मैडम भीकाजी कामा। ये कहां से निकलती थी? लंदन से, ठीक है। कुछ भारतीय क्रांतिकारी लंदन में भी थे ना, जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा खुद लंदन में थे, इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो निकाल रहे थे। नेक्स्ट लिखिए मदर। अगली पत्रिका का नाम क्या है? मदर। मर्डर नहीं, मदर, ठीक है। इसको निकाला लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल का नाम सुना है? हरदयाल जी ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था? लाला हरदयाल ने, बोलो। लाला हरदयाल ने कौन से? सैन फ्रांसिस्को में नहीं, वो तो जहाज था। मैं ये पूछ रहा हूं कि किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, किस संगठन की? गदर का नाम सुना है? गदर, तो बोलो ना फिर, ठीक है। गदर मूवी देखी आप लोगों ने? कौन नल उखाड़ता है? नल कौन उखाड़ता है? ठीक है। अगला लिखिए बंदी जीवन। बंदी जीवन वो वाली बंदी नहीं जो आप समझ रहे हो, कैदी वाली बंदी, ठीक है। बंदी जीवन निकाला है सचिंद्र नाथ सान्याल ने। सचिंद्र नाथ सान्याल क्या निकालते हैं? बंदी जीवन। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। एक किताब का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसको कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट किसने लिखा जरा बताइए? वेरी इंपॉर्टेंट, बीडी सावरकर ने। किसने? वीर सावरकर। नेक्स्ट है भवानी मंदिर। ये बुक का नाम है क्या? भवानी मंदिर किसने निकाला? अरविंदो घोष। अरविंद घोष ऐसा लिखो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए वर्तमान रणनीति। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है बम मैनुअल, पीएन बापट। बुक का नाम है बम मैनुअल। किसने लिखा है? पीएन बापट ने जी, पीएन बापट, ठीक है। हाँ, नहीं लिख पाए? बम मैनुअल, बम मैनुअल ये किसने बनाया है? पीएन बापट। मतलब बम बनाना सिखाया जाता था, ठीक है। आप लोग बम बनाना सीखोगे? बहुत जगह देश में ऐसी यूनिवर्सिटी थी पहले कि वहां जब बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते थे तो हॉस्टल में बम बनाना सीख लेते थे। देसी बम, उनके सीनियर्स उनको सिखा देते थे कि बेटा क्या क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगा के बांध के बम और मार दोगे ऐसे किसी को। इलाहाबाद में बहुत होता था पहले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब चीजें कम हो गई। तो ये आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं देख लिया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप लोग ध्यान रखना। अब हम आगे चलेंगे। हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट लगभग कंप्लीट कर लिया है, सारी चीजें, कुछ छूटा नहीं आपका, बहुत डिटेल में। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये जान लो आपके यहाँ तो बनेंगे ही ग्रेजुएशन में, इसके बाद कंपटीशन में बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए आपको मस्ट है इसको बार बार घोट के पी जाना, रट जाना, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मतलब मूवमेंट के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना।
तो आप हेडिंग डालिए संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या किसी को याद है इस क्लास में? मैं चाहूंगा कि आप प्रस्तावना याद कर लो। याद है आपको? बताइए, सुनाइए। कोई बात नहीं, आप बताओ। यस, बी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, वही हम भारत के लोग। ध्यान से सुनो, मैं पूछूंगा भी। हाँ, बोलो। 47 को 49। हाँ, चलो ठीक है, ठीक, मैं समझ गया। मेन है इसके पहले का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ याद ही होना चाहिए, आपको अलर्ट होके, अटेंटिव होके देखना भी चाहिए। जैसे राजकुमार, मैं आपसे पूछूं कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है प्रस्तावना में? कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? कितने प्रकार की न्याय का वर्णन है? कितने प्रकार की समानता का वर्णन है? तो ये इसमें आपका दिमाग चलना चाहिए। और कुछ चीजें प्रस्तावना में नहीं थी, बाद में जोड़ी गई, ठीक है। तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तो प्रस्तावना आप लोग कल याद करके आओगे, अपनी कॉपी में लिख के आओगे, ठीक है। उसके लिए स्पेस छोड़ दो, बल्कि सबसे ऊपर आपकी प्रस्तावना के नीचे वो पूरी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप इसमें लिखिए प्रस्तावना में कुछ। संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ये भी कई बार पूछता है। कॉन्सेप्ट जो है तो अमेरिकी संविधान से लिया गया, ठीक है। मतलब कि प्रस्तावना होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? अमेरिका से प्रभावित है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं, आगे लिखिए। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के आदर्श, ये कहां से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से, ठीक है। एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई थी, तो वहां यही नारा दिया गया था, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे प्रस्तावना में भी है। कहां से लिया गया है? फ्रांस से। कईयों बार इस पे क्वेश्चन बन जाता है, पूछता है कि कहां से लिया गया, आप बता दोगे फ्रांस से, ठीक है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल कुंजी कहा जाता है। की है वो, मतलब जैसे मान लो आपको इस कमरे में आना था, तो आपने पहले क्या किया? चाबी लेके आए ना नीचे से, और ताला खोला आपने, तब जाके इसमें आ गए। तो प्रस्तावना एक तरह से संविधान की चाबी है कि आप उसको पढ़ लोगे तो मतलब अंदर घुस जाओगे आप संविधान के, और सब जान जाओगे, ठीक है। अब आगे लिखिए। इसमें प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, कई बार पूछता है ये, आर्थिक व राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, अभी जो मैं आपसे पूछ रहा था, कौन कौन सी? देखिए, इसमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इतनी प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। कहां? संविधान में,
ठीक है, कि आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। रख पाते हो आप? अपने विचार रख पाते हो? स्वतंत्रता है आपको संविधान के हिसाब से, ठीक है, आप रखो, कोई रोकेगा नहीं। अगला है अभिव्यक्ति की, मतलब आपको व्यक्त करने की, बोलने की। नेक्स्ट है विश्वास की, आपको जिस चीज में बिलीफ है आप मानो, जिस धर्म में, जिस चीजों में, विचारधारा में आपको विश्वास है, मानो आप, कोई रोकेगा नहीं आपको। नेक्स्ट है धर्म की, धर्म मीन्स, धर्म की बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता है आपको। और उपासना की, आप जो भी पूजा पद्धति मानते हो करो, कोई रोकेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। समानता में कौन सी समानता दी गई है? अभी आपने देखो न्याय पढ़ा, इसके पहले स्वतंत्रता पढ़ा, अब समानता की हम बात कर रहे हैं। तो समानता में अवसर की समानता, अवसर की समानता मतलब राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। जैसे सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला तो किसी को रोका नहीं जाएगा फॉर्म भरने से, सबके लिए समान अवसर। कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो किसी को रोका नहीं जाएगा, सबको एक समान अवसर प्रोवाइड कराया जाएगा। ये गारंटी है संविधान, ठीक है, आपका ये अधिकार है, कोई आपको रोक नहीं सकता। कहीं भी पब्लिक प्लेस पे आपको जाना है, ठीक है, रोड पे चलने से आपको कोई रोक नहीं सकता, वो आपका अधिकार है। चौराहे पे खड़े हो गए आप, हॉस्पिटल में चले गए, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी स्कूल कॉलेज में, ठीक है, मंदिर में, कहीं भी आपको, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, आपको कहीं भी रोका नहीं जाएगा। तो फिर आप कहोगे कुछ कुछ जगह तो रोका जाता है, रोका जाता है कुछ जगह, तो एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। कैसी रिस्ट्रिक्शंस? रीजनेबल, मतलब रीजनेबल मीन्स क्या? हाँ, कोई तार्किक साइंटिफिक रीजन बता के वहां आपको रोका जा सकता है, समझ रहे हो? तो ये चीजें संभव है। जैसे मान लो कोरोना के टाइम आपने देखा था कि आपकी मूवमेंट पे रोक लगा दी गई, कह दिया कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, बोला गया था ना, और कोई घर से बाहर निकल जाता था तो क्या होता था फिर उसके साथ? पुलिस उसको दौड़ा दौड़ा के सेवा करती थी उसकी, है ना, ले डंडे पे डंडे। तो आप कहोगे ये तो मेरा अधिकार है, मूल अधिकार उल्लंघन हो रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा अभी, क्योंकि वहां पे समस्या, चीजें ऐसी हैं कि आपके जाने से दूसरे की प्रॉब्लम बढ़ेगी, है ना। तो पब्लिक ऑर्डर में, जिसको बोलते हैं जनहित में, कानून व्यवस्था में, इन सारी चीजों को हवाला देके आप, जैसे मान लो आप कहोगे मैं तो बोलूंगा, मुझे बोलने का अधिकार है, और आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि दंगा भड़क गया। होता है ना, कुछ लोग ऐसा करते हैं, धार्मिक भावनाएं आहत कर देते हैं, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा देते हैं, तो फिर उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को रोका जा सकता है। सरकार कहेगी नहीं, आप बोलोगे नहीं, आप घर के अंदर रहोगे। क्यों? क्योंकि इससे पब्लिक में कियोस क्रिएट हो सकता है, पब्लिक में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। जैसे कोई आदमी है, कहीं जाता है तो भीड़ लग जाती है, ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो सकती है, तो उसको रोका जा सकता है कि नहीं आप नहीं जाओगे। तो अधिकार है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी कंडीशंस में रोका नहीं जाएगा। कंडीशंस में रोका कब जाएगा? जब जनहित का जो इंटरेस्ट है वो प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब आगे लिखिए, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द हैं जो जोड़े गए इसमें। कौन कौन से? समाजवादी यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता। ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़े गए। लिख लो कि ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए। यही पूछता है, जान लो। अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन सेम टू सेम, ठीक है। उसमें ये लिख दिया था, ऐसे ऑप्शन दिया था कि कौन सा शब्द यानी कौन सी टर्मिनोलॉजी 76 में नहीं जोड़ी गई थी, और एक शब्द और दिया था लोकतांत्रिक, रिपब्लिक।
और बोला था कि बताइए क्या नहीं जोड़ा गया था, तो क्या नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, तो इसको आप भूल जाना, इसको याद मत करना। तीन ही चीजें आपको याद करनी है, क्या क्या, समाजवाद, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। आगे लिखिए, प्रस्तावना को सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने, क्या नाम था इनका, सर अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर, कहोगे ये तो कितना बड़ा नाम है, इसमें से 5 लोगों का नाम समाहित हो जाए। तो सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक, संविधान के दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है, संविधान के दीर्घकालिक सपनों का विचार, ठीक है, कि जो सपना देखा है, जो सपना देखा है संविधान निर्माताओं ने, वो सब प्रस्तावना में है, एक तरह से उनके विचार हैं, ठीक है। आगे लिखिए, के.एम. मुंशी साहब ने, के.एम. मुंशी का नाम सुना है, के.एम. मुंशी जी ने कहा है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। प्रस्तावना जो है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य मीन्स रिपब्लिक का भविष्य फल, ठीक है। अब देखो, शुरुआत में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, ठीक है, लेकिन बाद में एक केस आया 1973 में, जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस। इसके बाद से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, प्रस्तावना भी हमारे संविधान का पार्ट, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान कब से संविधान का पार्ट माना जाता है, तो ध्यान रखना 1973 केशवानंद भारती मामले से। कौन सा मामला, केशवानंद भारती केस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में या कि कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कुछ को याद करना चाहिए, ठीक है, कुछ को पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी आप तैयार हो जाओ पहले उस लेवल पे, इसके बाद चीज़ें समझ में आएगी। पहले तो अभी हम आपको डिटेल में पढ़ेंगे केशवानंद भारती क्या है, मिनर्वा मिल्स क्या है, बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मेरा ही फोन है क्या, किसका फोन है, हाँ, ठीक है ठीक है, तो फोन अभी बंद रखो आप। अब आगे लिखिए आप, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली भी कहा है। ये तो कहा भी है, और क्या कहा है, जन्म कुंडली। किसको, प्रस्तावना को, किसकी, संविधान की। आपके घर वाले भी, आपके पेरेंट्स भी आपकी जन्म कुंडली बनवाते होंगे जब आप पैदा होते होंगे, तो बनवाए हैं? पहले ऐसा होता था बहुत जगह पे, जब बच्चा पैदा होता था तो उसकी क्या करते हैं, कुंडली। आजकल तो आज भी होता है, हालांकि लोग अब शादी से पहले कुंडली मैच करवाते हैं, है ना, कि जन्म के बाद कुंडली बना लो, शादी के बाद उसी कुंडली मैच करवाना। और अब ये काम बिजनेस बन चुका है,
आपने एक ऐप का नाम सुना होगा जिसका बहुत ऐड आता है, जब जब आप मोबाइल खोलोगे ना तो उसका ऐड जरूर आएगा, एस्ट्रोटॉक। समझ रहे हो? वो एक 10, 12, 15 हजार करोड़ की कंपनी बन चुकी है, सिर्फ लोगों को भविष्य बताने का काम करती है। सोचो, जो काम आप पहले बाबा के सामने हाथ दिखा के ऐसे कर लेते थे, वो काम उन्होंने मोनेटाइज कर दिया, उसको पैसे चार्ज करते हैं। और ऐसे ऐसे ऐड आएंगे कि आप बहुत हो परेशान, घर वालों से परेशान, कुंडली में आपके क्या है, आप दिखाइए एस्ट्रोट्रैक को, तो आप दिखा देंगे। कब होगी आपकी शादी, कैसी लड़की आपको पसंद है या कैसा लड़का आपको पसंद है, ये जानने के लिए आप जाइए एस्ट्रोट्रैक पर। ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे हैं और उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि जान लूं मैं। हर आदमी वो चीज जानना चाहता है ना जो उसके बस में नहीं है, कि कब लगेगी आपकी नौकरी, जानने के लिए आप जाएं एस्ट्रोट्रैक पे। ये आपकी कुछ आपकी दुखती नब्ज है, इनको वो पकड़ लेते हैं, तो आप जाओगे और पैसे भी दोगे इनको। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब आगे आप हेडिंग डालिए मूल अधिकार के बारे में, लिखिए मूल अधिकार। प्रस्तावना लिख लेना बस, मस्ट है, प्रस्तावना आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आप जानते हो कि भारतीय संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है। ठीक है, अब ये मूल अधिकार है क्या, पहले तो ये समझो, और क्यों रखे गए, और ये मूल क्यों है। देखो, अधिकार भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। एक है लीगल राइट्स, यानी कानूनी अधिकार। एक है ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकार। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्सल राइट्स, सर्वाधिकार। तो आप जानो कि क्या डिफरेंस है तीनों में, और मूल अधिकार भारतीय संविधान में क्यों रखा गया है। मूल अधिकार है क्या? मूल अधिकार वो राइट्स हैं, वो अधिकार हैं, वो दावे हैं एक तरह से, जो आपके जीवन के लिए, आपके डिग्निटी फुल लाइफ के लिए, गरिमामय जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और जिसको समाज ने, सरकार ने स्वीकार किया है कि ये तो आपको मिलेगा ही। मतलब इस अधिकार को आपसे कोई छीन नहीं सकता। समझ रहे हो? कोई नहीं छीन सकता। जैसे आपके जीवन का अधिकार, आपके जीवन का अधिकार कोई छीन सकता है? मान लो सरकार कह दे कि नहीं, अब आपको ये जीवन वाला अधिकार नहीं दूंगा, आप अपना जीवन मुझे सौंप दो, आप दे दोगे? नहीं दोगे। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि एक बड़ा दाग है ये जुडिशरी पे, कि एडीएम जबलपुर मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इमरजेंसी के दौरान कह दिया था कि सरकार राइट टू लाइफ भी ले सकती है। समझ रहे हो? लेकिन बाद में उसको सुधारा गया, बोला नहीं, कभी नहीं ले सकती। तो सारे अधिकार आपके सस्पेंड हो सकते हैं आपातकाल के दौरान, सिवाय 20 और 21 के। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, ये दोनों कभी सस्पेंड नहीं होंगे। 20 में क्या है कि आपको आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और आपके जीवन का अधिकार ये सरकार किसी भी मामले में आपसे ले नहीं सकती। और अगर स्थिति सामान्य है तो आपके बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे स्वच्छ हवा का अधिकार आपका मूल अधिकार है, कोई आपसे छीन नहीं सकता। स्वच्छ पानी का अधिकार, स्लीप का अधिकार, सोने का अधिकार, सोने का अधिकार आपका मूल अधिकार है, जिसका उल्लंघन रोज होता होगा आपके घर में, है ना? आपके घर वाले आपके मूल अधिकार का उल्लंघन कर देते हैं, कितना देर सोएगी, उठ जाओ जल्दी से, फैन बंद कर देंगे जाके आपका, लाइट बंद कर देंगे और पानी डाल के जगा देंगे आपको। तो आप कह सकते हो कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट चले जाऊंगा मैं डायरेक्ट। हाँ,
ये सारी चीजें हैं। आपको कहीं भी आने जाने का अधिकार है, आर्टिकल 19, कोई आपको रोक नहीं सकता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। लेकिन ये भी आपके दिन भर आपको रोका जाता है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। बोल दो ये हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है इधर, ठीक है। और ये भी अभी आगे पढ़ोगे आप 12 से 35 तक में आर्टिकल 32 में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सीधे। और आर्टिकल 226 में है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाता। ये इतना इंपॉर्टेंट मामला है, इसीलिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 में है कि कोई आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के आधार पे। ये नहीं कहेगा अगर तुम तो लड़की हो, तुम्हारे साथ आपने ऐसा देखा होगा, महसूस किया होगा कि लड़की होने के नाम पे, लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे आपके साथ भेदभाव होता है। घर वाले भी आपको रोकेंगे, अरे तुम तो लड़की हो, तुम इधर चलो, ये लड़का है पहले इसको दो, ये लड़का है पहले यहां जाएगा, वो लड़का है पहले वहां जाएगा। महसूस किया है जेंडर वाइजनेस, लैंगिक भेदभाव बहुत सारी जगहों में, क्षेत्र के आधार पे, अरे तुम तो इस बिहार के हो। जब आप बड़े शहरों में जाओगे तो क्षेत्र के आधार पे भी भेदभाव होता है कि अरे तुम तो गांव से हो, अरे तुम तो पिछड़े इलाके से हो, इसके आधार पे, ठीक है। तो भेदभाव के बहुत सारे तरीके हैं, और लेकिन सबको बैन किया गया है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, कहीं भी आपको रोका नहीं जाएगा सरकारी सेवाओं को लेने से, जॉब में, एजुकेशन में, नौकरी में, कहीं भी आपको रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, छुआछूत को बैन, आपने देखा होगा गांवों में बहुत छुआछूत होती है, ऊंच नीच का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ऊंची जाति नीची जाति, सारी चीजें बैन है। कोई ऐसा करेगा तो अपराधी है वो, छुआछूत का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। आर्टिकल 18 में यह कहा गया है कि सरकार किसी को स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगी, मतलब ऐसी उपाधियां नहीं देगी कि ये आम जनता से अलग दिखने लगे। हाँ, 2 उपाधि दे सकती है 2 फील्ड में, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और एक मिलिट्री के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आपने देखा होगा कि लोग पीएचडी डिग्री ले लेते हैं तो अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर साहब आ गए, तो ये मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंग्रेज पहले क्या करते थे, सर की उपाधि देते थे, राय बहादुर की उपाधि देते थे, जमींदार की उपाधि देते थे। ये सारी चीजें आर्टिकल 18 में खत्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि इससे जो जिसको उपाधि मिल जाती थी वो आम जनता से अलग लगने लगता था कि सर आ गए, राय साहब आ गए, राय बहादुर आ गए, जमींदार साहब आ गए, ऐसा कुछ। तो ये क्या करता था, भेदभाव पैदा करता था आम जनता से, तो इसको हटा दिया गया। आर्टिकल 19 में कि आपकी बोलने की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है, आपको कार्टून बनाने की स्वतंत्रता है, आपको व्यंग करने की स्वतंत्रता है, आपको मूवी बनाने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी आने जाने घूमने की स्वतंत्रता है, कोई भी बिजनेस व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी देश में बस जाने की स्वतंत्रता है, कोई आपको रोकेगा नहीं। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको मूल अधिकारों में प्रोवाइड कराई गई, ठीक है। तो थोड़ा लिख लीजिए इसमें, क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप बताइए। बेल बच गई है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप सारे मूल अधिकारों को एक बार पढ़ के आना और लिस्ट नोट करके आना। जैसे बेसिक आपने देखा होगा 6 मूल अधिकार है ना, और 6 के अंदर भी बहुत सारे मूल अधिकार हैं, ये मेनली 6 ही मत समझना, 6 के अंदर बहुत सारे सबसेट हैं, तो वो सब आपको पढ़ के आना है, देख के आना है, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत। ये बंद करो।